नमस्कार। विधि चर्चा में आप सभी का स्वागत है। विधि चर्चा में आज हम भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता का चैप्टर 5 करने जा रहे हैं। चैप्टर 5 बेसिकली जो है वो अरेस्ट ऑफ पर्सन्स के बारे में है। कब किन व्यक्तियों को अरेस्ट किया जा सकता है और कैसे अरेस्ट किया जा सकता है। चैप्टर में जाने से पहले मैं कुछ बेसिक बातें बता देना चाहता हूँ। जो विधि के छात्र शुरुआत के हैं या जो विधि के छात्र अभी बनने वाले हैं या जो विधि के छात्र नहीं है, कुछ बेसिक जानकारी होनी चाहिए, आम जन को भी होनी चाहिए। क्या है कि अपराध दो तरह के होते हैं, संज्ञेय और असंज्ञेय। संज्ञेय मतलब कॉग्निजेबल ऑफेंस और असंज्ञेय मतलब नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंस। अपराध को दो कैटेगरी में बांटा गया है। इसका मतलब क्या है? संज्ञेय अपराध थोड़े गंभीर प्रकृति के होते हैं, असंज्ञेय अपराध जो होते हैं कम गंभीर प्रकृति के होते हैं। तो संज्ञेय अपराध में पुलिस जो है बिना वारंट के गिरफ्तार कर सकती है। असंज्ञेय अपराध में पुलिस बिना वारंट के मतलब मजिस्ट्रेट के ऑर्डर के बगैर या वारंट मजिस्ट्रेट द्वारा इश्यू किए हुए वारंट के बगैर पुलिस अरेस्ट नहीं कर सकती है। असंज्ञेय अपराध जैसे हो गया, जैसे किसी ने किसी को एक थप्पड़ मार दिया, बहुत कम क्षति हुई है, बहुत छोटी सी बात है, तो ये अपराध तो है लेकिन ये असंज्ञेय अपराध है, तो इसमें पुलिस कभी अरेस्ट नहीं कर सकती। अब पुलिस कभी कभी अरेस्ट कर लेती है लेकिन वो किस में करती है? प्रिवेंटिव एक्शन में करती है। ठीक है, मतलब जिससे कि कोई बड़ा अपराध ना हो जाए और उसको 24 घंटे में छोड़ देना होता है। 24 घंटे तक की अवधि होती है। वैसे वहाँ पर भी कहीं लिखा नहीं है, जहाँ प्रिवेंटिव एक्शन के लिए पुलिस अरेस्ट कर सकती है वहाँ कोई ज़रूरी नहीं कि पूरा पुलिस 24 घंटे उसको होल्ड करके रखे। तुरंत देन एंड देयर जमानत हो जाती है, बेल बॉन्ड भर लिया जाता है, ठीक है, और उसको छोड़ दिया जाता है। तो असंज्ञेय अपराध में पुलिस को अरेस्ट करने की पावर नहीं होती। ये बेसिक बात जान लीजिए, बिल्कुल पावर नहीं होती। जैसे किसी ने किसी को धक्का दे दिया, ठीक है, सिंपल धक्का दे दिया, कोई क्षति नहीं पहुंची, कोई नुकसान नहीं हुआ, तो ये भी अपराध है। इवन किसी को घूर कर देखना भी अपराध है। कोई ऐसा कृत्य करना जिससे किसी को डर पैदा हो, भय पैदा हो, तो वो भी अपराध की श्रेणी में आते हैं। वो अपराध कौन कौन से होते हैं वो बाद में बताएंगे, लेकिन ये है कि बहुत छोटे जो अपराध होते हैं वो असंज्ञेय अपराध होते हैं, उसमें पुलिस अरेस्ट नहीं कर सकती। जो संज्ञेय अपराध मतलब कॉग्निजेबल ऑफेंस, तो अब मैं कॉग्निजेबल नॉन कॉग्निजेबल ही बोलूंगा। मैंने आपको एक्सप्लेन कर दिया, कॉग्निजेबल मतलब संज्ञेय अपराध, नॉन कॉग्निजेबल मतलब असंज्ञेय अपराध। तो कॉग्निजेबल ऑफेंस में पुलिस बिना वारंट अरेस्ट कर सकती है, नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंस में पुलिस बिना वारंट के अरेस्ट नहीं कर सकती। अब कैसे पहचानेंगे कि कॉग्निजेबल ऑफेंस हुआ है, नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंस हुआ है, पुलिस अरेस्ट कर सकती है कि नहीं कर सकती, ये कैसे पता लगेगा? तो भारतीय न्याय संहिता, जो कि आईपीसी का ट्रांसफॉर्मेशन है, इंडियन पेनल कोड का, भारतीय दंड संहिता का ट्रांसफॉर्मेशन है, भारतीय न्याय संहिता। तो अगर कोई अपराध भारतीय न्याय संहिता के आने वाले अपराधों के अंतर्गत हुआ है तो भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता, जो कि सीआरपीसी का ट्रांसफॉर्मेशन है, ठीक है, क्रिमिनल प्रोसीजर कोड दंड प्रक्रिया संहिता का ट्रांसफॉर्मेशन भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता है, तो उसकी प्रथम अनुसूची में जाइए। किताब के भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता के जहां सेक्शंस खत्म होते हैं उसके सबसे लास्ट में प्रथम अनुसूची दे रखी है। उस अनुसूची में आपको मिलेगा कैटेगरी कि ये अपराध है संज्ञेय, ये अपराध है असंज्ञेय। तो जरा बताते हैं आपको वो सूची क्या है, ठीक है, वो सूची बताते हैं आपको। तो पहले हमारी क्लास चल रही जो है भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023, ये हमारे कोड यानी एक्ट का नाम है। चैप्टर आज हम करने जा रहे हैं चैप्टर 5, अरेस्ट ऑफ पर्सन, अरेस्ट ऑफ पर्सन्स, ठीक है। 35 से 62 तक इसमें सेक्शन है। तो सबसे पहला 35 आएगा, हम स्टार्ट करेंगे, लेकिन 35 से पहले हम जो बता देना चाहते हैं कि असंज्ञेय अपराध कॉग्निजेबल ऑफेंस कब है, नॉन कॉग्निजेबल कब है, तो कैसे पता चलेगा? फर्स्ट शेड्यूल में पता चलेगा। फर्स्ट शेड्यूल में कहाँ पर है? फर्स्ट शेड्यूल, फर्स्ट शेड्यूल दे रखा है भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता में। उसमें लिस्ट है और उस लिस्ट में कितने कॉलम है? 1 2 3 4, ये कॉलम है। तो इसमें क्या है? ऑफेंस आ गया पहली कॉलम में। दूसरे कॉलम में आ जाता है पनिशमेंट, पनिशमेंट कितना दंड है ये लिखा हुआ है वहाँ पर। ऑफेंस मतलब कौन सा अपराध हुआ है, और ये अपराध कौन से दे रखे हैं? जो भारतीय न्याय संहिता में वर्णित अपराध है, तो उसका दंड कितना होगा। यहाँ पर तीसरे मिलेगा आपको कॉग्निजेबल एंड नॉन कॉग्निजेबल, कॉग्निजेबल और नॉन कॉग्निजेबल, नॉन कॉग्निजेबल, ठीक है। असंज्ञेय है कि असंज्ञेय है, ठीक है, ये लिखा है।
तो इस सूची मिल जाएगी। जैसे यहाँ पर कोई अपराध दे रखा है, ठीक है, तो यहाँ पर लिखा होगा, उसका दंड लिखा होगा, यहाँ पर लिखा होगा कि ये कॉग्निजेबल नॉन कॉग्निजेबल है, तो यहाँ से आपको पता चल जाएगा। चौथा कॉलम है कि अब ये भी यहाँ पर पता चल जाएगा बेलेबल है कि नॉन बेलेबल है, बेलेबल है नॉन बेलेबल, ठीक है, ये अब पता चल जाएगा। एक और दे रखा है कॉलम, पता नहीं वहां तक कैमरा जा रहा है, कवर कर रहा है कि नहीं। मैं दोनों तरफ कुछ एरिया छोड़ता हूं जो कैमरा को कवर नहीं कर सकता। तो पांचवा कॉलम जो होता है वो ये बताता है, अगर नहीं जा रहा तो मैं बोलकर बता देता हूँ। पांचवा कॉलम जो होता है कि किस कोर्ट में ट्रायल होगा, मतलब जुडिशियल मजिस्ट्रेट के यहाँ होगा, सेशन जज के ट्रायल होगा, कहाँ ट्रायल होगा ये वहाँ पर लिखा हुआ है, या चीफ जुडिशियल मजिस्ट्रेट के यहाँ ट्रायल होगा, तो पांचवें कॉलम में लिखा हुआ है कि तो ये जो प्रथम अनुसूची है इसको देखकर आपको बहुत सारी बातें पता चल जाती हैं कि कोई अपराध हुआ है तो देखिए कि प्रथम अनुसूची में ये वर्णित अपराध जो है वो कॉग्निजेबल है या नॉन कॉग्निजेबल है, बेलेबल है या नॉन बेलेबल है, तो वहाँ से आपको पता चल जाएगा। अब आगे बढ़ते हैं, ठीक है। तो ये बेसिक बात बताना जरूरी था कि चैप्टर को आगे बढ़ने से पहले। तो आ जाइए, ये जो पहला सेक्शन है, व्हेन पुलिस में अरेस्ट विदाउट वारंट। व्हेन पुलिस, जब कब पुलिस में अरेस्ट विदाउट वारंट, बिना वारंट के पुलिस कब अरेस्ट कर सकती है, ठीक है। 35 का ये है। तो देखिए क्या दे रखा है, फर्स्ट क्लॉज का ए दे रखा है, पुलिस कब बिना वारंट के अरेस्ट कर सकती है, पुलिस की प्रेजेंस में, पुलिस सामने है, पुलिस की प्रेजेंस में कॉग्निजेबल ऑफेंस हुआ है, ठीक है। तो पहला क्या है, कॉग्निजेबल ऑफेंस हुआ है किसकी प्रेजेंस में, पुलिस ऑफिसर की प्रेजेंस, कॉग्निजेबल ऑफेंस हुआ है। अब आपको पता चल गया कॉग्निजेबल ऑफेंस क्या है, कहाँ देखेंगे, कैसे पता चलेगा। कॉग्निजेबल ऑफेंस हुआ है इन प्रेजेंस ऑफ पुलिस, प्रेजेंस ऑफ पुलिस ऑफिसर, पुलिस ऑफिसर के सामने, ठीक है। अब बी क्या कहता है, बहुत इंपॉर्टेंट है। जैसे पहले, बहुत पहले, मतलब थोड़ा आज से 15-20 साल पहले अगर कोई भी अपराध हुआ है और कॉग्निजेबल हुआ है तो पुलिस अरेस्ट कर ही लेती थी, लेकिन फिर भारतीय सीआरपीसी में संशोधन हुआ, और सीआरपीसी में जो संशोधन हुआ वो अब भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता है उसमें संशोधन हुआ, तो कैटेगरी बांटी गई कि कहा गया कि ठीक है, गंभीर में भी कुछ बहुत गंभीर अपराध होंगे, कुछ बहुत कम गंभीर अपराध होंगे, मतलब कॉग्निजेबल ऑफेंस में भी। तो जब वो कम गंभीर अपराध होंगे तो उनको कैसे कहा गया, वो अपराध जो 7 वर्ष से कम के हैं, 7 वर्ष से कम के हैं, तो उनके लिए डिफरेंट प्रोसीजर कर दिया। वो अपराध जिनमें 7 वर्ष से कम का पनिशमेंट है उसको अलग कैटेगरी बता दी गई, और 7 वर्ष से अधिक है उसको अलग कैटेगरी बता दी गई। तो यहाँ पर अब बात बी कहता है, जब पुलिस ऑफिसर को, ठीक है, कोई रीजनेबल कंप्लेंट मिलती है, कंप्लेंट है किसी व्यक्ति के अगेंस्ट, मिलती नहीं है, किसी व्यक्ति के अगेंस्ट रीजनेबल कंप्लेंट है, युक्ति युक्त है ना, बिल्कुल रीजनेबल, युक्ति युक्त। अब शुद्ध हिंदी इससे ज़्यादा शुद्ध क्या होगा, मतलब रीजनेबल मतलब जो तार्किक हो, समझ में आता है, युक्ति युक्त प्रॉपर वर्ड है जो मैं बता रहा हूँ। कंप्लेंट है या फिर क्रेडिबल इंफॉर्मेशन है या फिर रीजनेबल सस्पिशन है, ठीक है। रीजनेबल कंप्लेंट किसी व्यक्ति के विरुद्ध की गई है, या क्रेडिबल इंफॉर्मेशन है, या रीजनेबल सस्पिशन है, किसी के ऊपर संदेह है। संदेह जो है वो रीजनेबल होना चाहिए, सिर्फ शक है ऐसा नहीं, ठीक है। किस बात का शक है, कि उसने कोई ऐसा अपराध किया है जिसमें दंड 7 वर्ष से कम है, ठीक है, जिसमें दंड जो है, कैसा अपराध किया है जिसमें दंड जो है 7 वर्ष से कम है, ठीक है, तो वो अरेस्ट कर सकता है इन कंडीशंस के तहत। कौन सी कंडीशन, जो आगे बताई गई हैं, इन कंडीशंस के अंतर्गत वो अरेस्ट कर सकता है, फॉलोइंग कंडीशंस, अगर ये कंडीशंस पूरी हो रही हैं, ठीक है। मैं रब करने जा रहा हूँ, आगे समझाने जा रहा हूँ, ठीक है। तो वो कंडीशन कौन कौन सी हैं,
फॉलोइंग कंडीशन मतलब सारी कंडीशन पूरी होनी चाहिए। देखिए, तो पहला कह रहा है कि पुलिस ऑफिसर को विश्वास है कि भाई उसने कोई ऐसा अपराध किया है जिसमें 7 वर्ष से कम का दंड है, और ये ठीक है, 7 वर्ष इसके अगेंस्ट क्रेडिबल इंफॉर्मेशन है, कोई रीजनेबल सस्पिशन है, ठीक है, या क्रेडिबल कंप्लेंट है, तो अगर उसने ऐसा अपराध किया तो अरेस्ट कर सकता है। तो ये तो सीधी सी बात होगी कि यहाँ पर कह सकता है कि अगर ये पुलिस ऑफिसर को बिलीव करने का कारण है, विश्वास करने का कारण है, ऐसा मानने का कारण है कि उस व्यक्ति ने ऐसा अपराध किया है, तो वह अरेस्ट कर सकता है। लेकिन इसके बाद क्या क्या रखा है, ठीक है, पुलिस ऑफिसर सेटिस्फाइड है, संतुष्ट है, पुलिस ऑफिसर इज सेटिस्फाइड, संतुष्ट है, दैट अरेस्ट इज नेसेसरी, कि अरेस्ट करना जरूरी है। बात को समझिएगा, ठीक है, पुलिस ऑफिसर संतुष्ट है कि अरेस्ट करना जरूरी है। किस लिए अरेस्ट करना जरूरी है? अब जो कंडीशन लिखी जाएंगी उनमें से कोई भी एक कंडीशन फुलफिल हो जाएगी तो पुलिस अरेस्ट कर लेगी उठा के, कोई एक या एक से अधिक। तो पहली क्या कंडीशन है? प्रिवेंट फ्रॉम कमीशन ऑफ फर्दर ऑफेंस। मैं लिखता जरूर अंग्रेजी में हूँ, इंग्लिश में, पर वो हिंदी बोलता जाता हूँ तो बहुत आसान है बात को समझना। किस लिए अरेस्ट करना जरूरी है? कि उस व्यक्ति को कोई दोबारा कोई अपराध किए जाने से रोकना जरूरी है, क्योंकि अगर नहीं अरेस्ट किया गया तो दोबारा कोई अपराध कर देगा, ठीक है। एक तो कंडीशन ये हो गई, ठीक है, बात समझ रहे हैं? दूसरा, अगर उसको अरेस्ट नहीं करेंगे तो इन्वेस्टिगेशन नहीं कर पाएंगे। तो इन्वेस्टिगेशन क्या है? इन्वेस्टिगेशन क्या है? इन्वेस्टिगेशन के लिए क्या पर्पज़ क्या होता है इन्वेस्टिगेशन का? इन्वेस्टिगेशन का पर्पज़ होता है कि घटना की जिन व्यक्ति को जानकारी उनसे पूछताछ करना, साक्ष्य कलेक्ट करना। तो किस लिए? फॉर प्रॉपर इन्वेस्टिगेशन। प्रॉपर इन्वेस्टिगेशन के लिए जरूरी है। इसमें से कोई भी एक कंडीशन फुलफिल होगी वो अरेस्ट कर लेगा। सी, एविडेंस को बचाने के लिए, एविडेंस टेम्परिंग है ना। एविडेंस टेम्परिंग मतलब एविडेंस के साथ वो व्यक्ति छेड़छाड़ कर देगा, मतलब कोई ऐसा साक्ष्य अवेलेबल है, वो साक्ष्य वो व्यक्ति क्या कर देगा? गायब कर देगा, नष्ट कर देगा, उसके लिए जरूरी है, ठीक है। यहाँ देख लिखता हूँ क्योंकि पता नहीं उधर कैमरा कवर कर रहा है कि नहीं। डी जो है कहता है एविडेंस टेम्परिंग के लिए थ्रेट टू विटनेस, या तो विटनेस को वो थ्रेट करेगा, जो भी साक्षी हो, या कंप्लेनेंट हो, इन्फॉर्मेंट, उसको थ्रेट करेगा, उसको डराएगा धमकाएगा, या उसको इंड्यूस करेगा, प्रलोभन देगा किसी तरह का कि भाई गवाही मत देना, पुलिस को मत देना, कोर्ट में मत देना, उससे रोकने के लिए, ठीक है। ये सारी एक है, एक और कंडीशन है इसके बाद, टू इंश्योर प्रेजेंस इन कोर्ट। उसकी कोर्ट में प्रेजेंस इंश्योर नहीं हो पाएगी, मतलब वो कोर्ट में जब बुलाया जाएगा तब वो नहीं आएगा, या वो भाग जाएगा, या जब पुलिस बुलाएगी तब नहीं आएगा। पुलिस को उससे भी तो पूछताछ करनी है। तो इनमें से कोई भी एक कंडीशन फुलफिल हो जाएगी, पुलिस वाला संतुष्ट है कि अरेस्ट इसलिए नेसेसरी है, इसलिए गिरफ्तार करना जरूरी है। अगर एक भी कंडीशन फुलफिल हो रही है, क्या? या तो उसको फर्दर अपराध करने से रोकना है, क्योंकि कई बार क्या होता है, आदमी अपराधी प्रवृत्ति का होता है, तो कहता है ठीक है ये हो गया अपराध, अब बाकी और भी करेंगे, तो उसको रोकने से ज़रूरी है अगर ऐसा लगता है। इन्वेस्टिगेशन, जो भी अनुसंधान, तफ्तीश है ना, उर्दू वर्ड है तफ्तीश, ठीक है, अनुसंधान करना है, कोई भी इन्वेस्टिगेशन करनी है। हिंदी में क्या होगी इसकी? अन्वेषण नहीं, अन्वेषण, हाँ अन्वेषण ही कहते हैं, ठीक है, ठीक है। इन्वेस्टिगेशन के लिए, इन्वेस्टिगेशन की हिंदी होगी अन्वेषण, ठीक है। मामले को जांचना, परखना, एविडेंस कलेक्ट करना, साक्षियों से पूछताछ करना, तो इन सब के लिए अगर आप जो आवश्यक है
या एविडेंस टेम्परिंग, किसी तरह का एविडेंस टेम्पर ना हो पाए, कोई एविडेंस गायब ना कर दे, वो आदमी नष्ट ना कर दे, उसको लग रहा है कि एविडेंस टेम्पर कर देगा तो वो अरेस्ट कर लेगा, ठीक है। और थ्रेट टू विटनेस, या विटनेस को डराएगा धमकाएगा, इंड्यूस करता है टू इंश्योर प्रेजेंस इन कोर्ट, ठीक है। अभी बात को समझिएगा। और जब भी पुलिस ऑफिसर ने निर्णय लिया कि भाई ऐसी कोई कंडीशन मौजूद नहीं है, ऐसा नहीं करेगा ये आदमी, तो अगर अरेस्ट नहीं कर रहा है तो कारण लिखेगा, रिकॉर्ड करेगा, लिखेगा, जो भी लिखने वाली जगह है। लिखने वाली जगह क्या है, वो अपनी जो चालान काटा है उसने, ठीक है, जो एक पर्चा काटा है उसका, जो मजिस्ट्रेट में जाए कोर्ट में जाएगा, उसमें वो लिखेगा कि अरेस्ट करना नेसेसरी नहीं है, और अगर अरेस्ट करना नेसेसरी है तो लिखेगा कि ये कारण थे जिनके चलते मुझे अरेस्ट करना पड़ा। तो आप भारतीय पुलिस को जानते हैं कि वो अगर अरेस्ट करने पे आएगी तो अरेस्ट तो कर ही लेगी। वो क्या करेगी, एक विटनेस से, कंप्लेनेंट से एक फर्दर एक एप्लीकेशन मांग लेगी कि भैया ये हमको डरा धमका रहे हैं, और बस उठा के अरेस्ट कर लेगी। लेकिन पुलिस इतना ओवरबर्डन है, पुलिस भी, हमारी दो संस्थाएं जो है बहुत ओवरबर्डन है। एक तो हमारी जुडिशरी बहुत ओवरबर्डन है, पुलिस भी ओवरबर्डन है। तो जब तक कि बहुत बड़े कारण नहीं होते हैं, कारण जो होते हैं, पुलिस के लिए कह रहा हूँ, कोर्ट के लिए नहीं, तो पुलिस के पास कारण क्या होता है, कुछ ना कुछ मतलब लाभ हो रहा हो उनको, तो जब तक कोई बहुत बड़ा लाभ ना हो रहा हो, कोई दबाव ना हो, तब तक वो अरेस्ट नहीं करेंगे। जब तक कि कौन सा अपराध है, 7 वर्ष से कम का अपराध है, पीछे लिखा था ना, 7 वर्ष से कम का अपराध है, तो उसको अरेस्ट करने के लिए क्या चाहिए, ये फॉलोइंग कंडीशंस होनी चाहिए। पहली कंडीशन तो जो थी बताई थी मैंने कि पुलिस ऑफिसर को विश्वास होना चाहिए कि ऐसा कोई अपराध किया गया है। फॉलोइंग कंडीशन मतलब ये भी, पहली कंडीशन भी सेटिस्फाई होनी चाहिए। दूसरी कंडीशन क्या है कि इसमें से कोई भी एक बात साबित हो जाए तो वो अरेस्ट कर लेगा, ठीक है। तो ये हमारा बी पार्ट हो गया। अब बी पार्ट से जुड़ी हुई सेक्शंस हैं, इसी में सब सेक्शन, तीसरा, चौथा, पांचवा और छठवां बताऊंगा आगे, अभी मैं बता देता हूं आपको। नहीं, आगे बढ़ते हैं, धीरे धीरे स्टेप बाय स्टेप चलते हैं। तो इसी से जुड़ा हुआ तीसरा, चौथा, पांचवा, छठवां सब सेक्शन है, वो पता होना चाहिए। तो 7 वर्ष से कम के अपराध में पुलिस वाला अरेस्ट नहीं करेगा जब तक कि ये कंडीशन मौजूद नहीं होगी। आई होप समझ में आई ये बात। आगे बढ़ते हैं। हमारी हेडिंग क्या चल रही थी, ध्यान रखिएगा। सेक्शन 35 क्या है, सेक्शन 35 क्या है, व्हेन पुलिस में अरेस्ट विदाउट वारंट। तो सब सेक्शन 1 में ये चीजें चल रही हैं, ठीक है, क्लियर। तो ए हो गया, बी हो गया, बी हमने पूरा डिस्क्राइब कर ही दिया आपको। सी हो गया, मतलब बी में पुलिस अरेस्ट कर सकती है कब, बिना वारंट के, कब। बी में पूरी कंडीशन आ गई, सारी चीजें, कब अरेस्ट कर सकती है, कब नहीं कर सकती है। सी में आ जाइए, ठीक है। अब किसी ने अगर 7 साल से अधिक का, ऐसा कोई, उसको कोई ऐसी इंफॉर्मेशन मिलती, क्रेडिबल इंफॉर्मेशन मिलती है, या उसके पास रीजनेबल सस्पिशन है कि उसने ऐसा कोई अपराध किया है, ठीक है, 7 साल, जिसमें दंड जो है 7 साल से अधिक है, तो वो अरेस्ट कर लेगा। फिर तो अरेस्ट कर लेगा, वहां पर कोई भी मतलब 7 साल से अधिक का कोई भी अपराध है जिसमें दंड जो है, ऐसा अपराध जिसमें 7 वर्ष से अधिक का पनिशमेंट है, तो वो अरेस्ट कर लेगा, कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है, ठीक है। डी आ जाइए, डिक्लेयर्ड प्रोक्लेम्ड ऑफेंडर। प्रोक्लेम्ड ऑफेंडर, उसको किसी कोर्ट ने क्या डिक्लेयर किया है, प्रोक्लेम्ड ऑफेंडर, भगोड़ा डिक्लेयर किया है, ठीक है, तो अरेस्ट कर लेगा। कुछ जरूरत नहीं है उसको कुछ भी, क्योंकि जो कंडीशन थी वो बी में थी। प्रोक्लेम्ड ऑफेंडर डिक्लेयर किया गया है तो वो अरेस्ट कर लेगा, ठीक, बात समझ में आई। अगर कोई व्यक्ति जो है इन पोजेशन ऑफ स्टोलन प्रॉपर्टी, किसी व्यक्ति के कब्जे में चुराई हुई संपत्ति पाई जाती है, मतलब ऐसी संपत्ति पाई जाती है जिसका वो जवाब नहीं दे पा रहा है, स्टोलन प्रॉपर्टी मिलती है तो अरेस्ट कर लेगा। एफ क्या है, ऑब्स्ट्रक्ट्स पुलिस ऑफिसर, पुलिस ऑफिसर को रोकता है, ठीक है, पुलिस ऑफिसर को किस बारे में रोकता है, उसके ड्यूटी, है ना, उसको ड्यूटी करने से, कहते हैं ना वो कार्य में बाधा डालने के आरोप में,
पुलिस ऑफिसर को अपनी ड्यूटी करने से में बाधा डालने के आरोप में तब अरेस्ट किया जा सकता है। तो यहाँ पर कोई नियम नहीं है, अरेस्ट कर सकता है। अगर कोई व्यक्ति पुलिस ऑफिसर को उसके कार्य में बाधा डालता है, ऐसा क्षोभ कार्य करता है जिससे वो अपना कार्य ना कर पाए, तो पुलिस ऑफिसर अरेस्ट कर सकता है। ठीक है, रब कर रहा हूँ, आगे बढ़ रहा हूँ। सबसे इंपॉर्टेंट सेक्शन है 35, बिल्कुल उंगली पे होना चाहिए, बिल्कुल दिमाग में रटा होना चाहिए। ठीक है जी। डिजर्टर फ्रॉम आर्म्ड फोर्सेस ऑफ यूनियन, यूनियन मतलब संघ। ठीक है, सशस्त्र सेना में से भागा हुआ है, भगोड़ा है। अगर सशस्त्र सेना को छोड़कर भागा हुआ है तो सशस्त्र सेना को छोड़कर भागा हुआ है तो उसको अरेस्ट किया जा सकता है। बात समझ रहे हैं ना? कोई दिक्कत है इसमें? ठीक है। अगर उसने ऑफेंस कमिटेड आउटसाइड इंडिया, भारत से बाहर कोई ऐसा अपराध किया है जो भारत में किया गया होता तो अपराध होता, तो ऐसा उसने कोई अपराध किया है तो वो अरेस्ट कर लिया जाएगा। ठीक है, अब क्या है, अगर वो रिलीज्ड कन्विक्ट है, छोड़ा गया अपराधी है, छोड़ दिया गया, कैसे छोड़ा गया? 394 का 5 सेक्शन है, उसमें किसी व्यक्ति को कुछ शर्तों के अधीन छोड़ा गया है। ठीक है, तो उन शर्तों का वो वायलेशन, जिन शर्तों के अधीन छोड़ा गया है उनका वो वायलेशन कर रहा है, उनका वो उल्लंघन कर रहा है, तो गिरफ्तार कर दिया जाएगा। लास्ट है, सबसे इंपॉर्टेंट है, रिक्विजिशन फ्रॉम अनदर पुलिस ऑफिसर। किसी पुलिस ऑफिसर ने रिक्वायरमेंट की है कि ये व्यक्ति आपके एरिया में है, इसको अरेस्ट कर लो। जाहिर सी बात है कि जब वो व्यक्ति, जो पुलिस ऑफिसर दूसरे पुलिस ऑफिसर से ऐसी अपेक्षा करता है कि इस व्यक्ति को अरेस्ट कर लिया जाए, तो जाहिर सी बात है वो व्यक्ति जो है कौन सा होना चाहिए? जो बिना वारंट के गिरफ्तार किया जा सकता है। कौन सा बिना वारंट के गिरफ्तार किया जा सकता है? तो श्रेणी आपके सामने आ गई है। ठीक है, ये श्रेणी कंप्लीट हो गई। वैन पुलिस में अरेस्ट विदाउट वारंट, ठीक है, ये कंप्लीट हो गई श्रेणी। ठीक, कोई दिक्कत नहीं है इसमें। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। इतने लोगों को पुलिस बिना वारंट के अरेस्ट कर सकती है। अब ध्यान रखिएगा, कुछ बातें जरूर बिल्कुल टिप्स पे होनी चाहिए। कॉग्निजेबल ऑफेंस, नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंस, वो तो डिफरेंस पता ही होना चाहिए। ठीक है, अब इसका सबसेक्शन 2, क्योंकि 35 का सबसेक्शन 1 था, उसमें ABCDEFG है ना, ये सब कर लिया हमने। ठीक है, अब देखिए सेक्शन 2 कहता है, सब्जेक्ट टू प्रोविजन अंडर सेक्शन 39 इसी भारतीय, आगे आएगा 35 के बाद जाहिर सी बात 39 आएगा, लेकिन फिर भी बता देते हैं 39 क्या कहता है। अभी बात पूरी कहने से पहले समझा देता हूँ सब, क्योंकि ये बात समझा देता हूँ उसके बाद आगे बढ़ता हूँ। सेक्शन 39 है, इसी में आ गया। 39 क्या कहता है कि अगर किसी व्यक्ति ने कोई असंज्ञेय अपराध किया है, असंज्ञेय मतलब पुलिस की प्रेजेंस में, असंज्ञेय तो मतलब पता ही आपको, पुलिस ऑफिसर की उपस्थिति में, मतलब पुलिस ऑफिसर के सामने ए ने बी को थप्पड़ मारा, हमारा जो फेवरेट कैरेक्टर चोंगुमल मोगुमल की लड़ाई हो गई, पुलिस ऑफिसर खड़ा हुआ रोड के उस पार, चोंगुमल ने एक थप्पड़ दिया। अब पुलिस के सामने असंज्ञेय अपराध हुआ है, ठीक है, तो पुलिस देखेगी तो नहीं, अरेस्ट कर सकती है। किस लिए अरेस्ट कर सकती है? चोंगुमल से उसकी आइडेंटिफिकेशन पूछेगी, उसका नाम पूछेगी, उसका नाम पता पूछेगी। ठीक है, अगर वो नाम पता बताने से इनकार कर सकता है तो अरेस्ट कर सकता है। हाँ, समझ लीजिए, ऐसे नहीं अरेस्ट कर लेगा कि संज्ञेय अपराध हुआ है तो अरेस्ट कर लेगी। ठीक है, असंज्ञेय अपराध हुआ तो अरेस्ट कर लेगी। कब अरेस्ट करेगा? उसको पकड़ा और उससे पूछा नाम पता बताओ, तो अगर वो नाम पता नहीं बताता है, नाम और पता नहीं बताता, तो उसको अरेस्ट कर लेगा।
ये सेक्शन 39 कहता है, और डिटेल में सेक्शन 39 की डिटेल में आगे बढ़ेंगे तब बताएंगे। तो ये कहता है सब सेक्शन 2 कहता है सब्जेक्ट टू प्रोविजन ऑफ अंडर सेक्शन अब सेक्शन बोल दूँ सिर्फ, है ना, सेक्शन 39, ठीक है, इसके अधीन रहते हो, मतलब इसमें तो माफी है, ये बात बिल्कुल अलग है। अगर कोई असंज्ञेय अपराध करता है, अगर कोई व्यक्ति असंज्ञेय अपराध करता है, मतलब 39 को भूल जाइए, अगर 39 की बात है तो अरेस्ट कर ही लेगा, पर 39 की बात नहीं हो रही है, तो असंज्ञेय अपराध कोई व्यक्ति करता है, ठीक है, तो उसको अरेस्ट कर लिया जाएगा। कोई व्यक्ति असंज्ञेय अपराध करता है तो, सॉरी फोन पे मेरा ध्यान है एक्चुअली, एक मिनट, अगर कोई व्यक्ति असंज्ञेय अपराध करता है सब्जेक्ट टू सेक्शन 39, अगर 39 की बात ना हो रही हो तो अगर कोई असंज्ञेय अपराध करता है तो उसको बिना मजिस्ट्रेट के ऑर्डर के गिरफ्तार नहीं किया जाएगा। मैं जनरली फ़ोन साइलेंट पे लगा देता हूँ, पर वो सामने था, रिफ्लेक्ट हो रहा था, दिख रहा था, कॉल आ रही है, ठीक है। तो क्या है कि अगर कोई व्यक्ति असंज्ञेय अपराध करता है, सब सेक्शन 2 कहता है किसी व्यक्ति ने असंज्ञेय अपराध किया है तो उसको अरेस्ट नहीं किया जाएगा पुलिस ऑफिसर के द्वारा जब तक कि मजिस्ट्रेट का ऐसा ऑर्डर ना हो या मजिस्ट्रेट के द्वारा इशू किया हुआ वारंट ना हो, ठीक है। हो गया, सब सेक्शन 2 हो गया। थर्ड क्या है, नोट, अगर पुलिस ऑफिसर ये डिसीजन लेता है उन सारे व्यक्तियों के लिए जो जिनको अरेस्ट किया जाना रिक्वायर्ड नहीं है, जिनको अरेस्ट किया जाना जरूरी नहीं है, कौन सा कहाँ पर आया था नहीं जरूरी है, वो किस में था, बी में था ना, 35 पे बी में बताया था 7 साल से कम का अपराध तो पुलिस अरेस्ट नहीं करेगी, किया जाना जरूरी नहीं है। तो अगर अरेस्ट नहीं करती है, ठीक है, तो क्या करेगी, जहाँ पर पुलिस को समाधान हो गया कि अरेस्ट किया जाना जरूरी नहीं है, तो क्या करेगी, नोटिस करेगी, किसको, नोटिस टू एक्यूज, जिस पर आरोप लगा उसको नोटिस देगी। क्या नोटिस देगी कि इस प्लेस पर आप आओ, इस समय पर आओ, और किस लिए बुला रही है, आरती करने के लिए नहीं बुला रही, मतलब आरती करने के लिए नहीं बुला रही, मतलब मारने पीटने के लिए भी नहीं बुला रही है, वो प्रोहिबिटेड है, मतलब इसलिए बुला रही है कि आप जानकारी दो हमको, क्योंकि इन्वेस्टिगेशन चल रही है, इन्वेस्टिगेशन में आप आके बताओ, ठीक है। तो जिस जगह बुलाया जाएगा वो वहाँ पर नोटिस देगी कि इस समय पर इस दिन को आप हमारे सामने हाजिर हो, तो नोटिस देगी। चौथा है, ये तो पुलिस नोटिस देगी, सब सेक्शन 3 में लिखा है पुलिस नोटिस देगी, किस बात पर नोटिस देगी कि आप हमारे सामने आके हाजिर हो, ठीक है, बताओ। चौथा है ड्यूटी दे रखी, ड्यूटी ऑफ पर्सन, जिसको नोटिस मिला है उसकी ड्यूटी है कि वो उस नोटिस को कंप्लाई करेगा और वहां पर जाएगा। 5वां सेक्शन कहता है कि अगर वो कंप्लाई करता है मतलब मानता है, किसको मानता है, टर्म्स ऑफ नोटिस को मानता है, क्या टर्म्स कंडीशन होगी कि भाई इस समय उपस्थित हो, समय समय पर बुलाया जाएगा, साक्ष्य लेने के लिए बुलाया जाएगा, इंक्वायरी करने के, इन्वेस्टिगेशन करने के लिए बुलाया जाएगा, ठीक है। तो वो टर्म्स ऑफ नोटिस को जब तक मानता रहता है तो उसका अरेस्ट नहीं किया जा सकता, लेकिन ठीक है, लेकिन अगले पार्ट में, अगले उसमें क्या कहता है कि अगर डू नॉट कंप्लाई द टर्म्स ऑफ नोटिस के टर्म्स को नहीं मानता है तो और अपना आइडेंटिफिकेशन नहीं करता आके पुलिस ऑफिसर के सामने, तो उसको अरेस्ट कर लिया जाएगा, ठीक है, समझ गए। सातवां सबसे इंपॉर्टेंट है, सातवां, अगर किसी व्यक्ति ने 3 साल से कम का अपराध किया है और वो व्यक्ति इन्फर्म है, इन्फर्म मतलब चल नहीं पाता, कुछ ऐसा है, या 60 साल से ऊपर का है, कैसा अपराध किया है, ऐसा अपराध किया जिसमें सजा 3 साल से कम का पनिशमेंट है, वो व्यक्ति इन्फर्म है, मान लीजिए कोई टीबी का रोगी हो, कैंसर का रोगी हो, लंगड़ा हो, लूर है ना, ठीक है, तो कोई और अक्षमता उसके साथ हो, या फिर वो 60 साल से अधिक का हो, तो उसको पुलिस ऑफिसर अरेस्ट नहीं कर सकता। कब तक नहीं कर सकता, बिना परमिशन के, किसकी, विदाउट
कर सकता है, लेकिन उसको परमिशन चाहिए। किसकी परमिशन चाहिए? परमिशन ऑफ डिप्टी सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस, इसकी परमिशन चाहिए। कब? अगर कोई व्यक्ति जिसने ऐसा अपराध किया है जिसमें 3 साल से कम का पनिशमेंट है, वो इन्फर्म है या बूढ़ा है, और उसने कोई ठीक है ऐसा अपराध किया है, 3 साल से कम का पनिशमेंट है, इन्फर्म है, अब 60 साल से ऊपर का है, ठीक है, तो बिना डीएसपी की परमिशन के वो अरेस्ट नहीं कर सकता। तो सेक्शन 35 बहुत महत्वपूर्ण सेक्शन, जो आपको पता चल गया कि पुलिस का बिना वारंट के अरेस्ट कर सकती है। पूरी बात समझ में आई हो? नहीं समझ में, रिपीट करके देखिए, बात समझ में आ जाएगी। आते हैं अगले सेक्शन पे। 36 प्रोसीजर ऑफ अरेस्ट। अरेस्ट का प्रोसीजर क्या होगा? एंड ड्यूटी ऑफ ऑफिसर मेकिंग अरेस्ट। ठीक है, अरेस्ट का प्रोसीजर क्या होगा, या जो अरेस्ट पर्सन अरेस्ट कर रहा है, ड्यूटी, और जो ऑफिसर अरेस्ट कर रहा है उसकी ड्यूटी क्या होगी। तो देखिए क्या देर कह रखा है कि पहली बात कि जो व्यक्ति अरेस्ट कर रहा है, प्रोसीजर अरेस्ट क्या है, अरेस्ट का प्रोसीजर क्या है, जो भी पुलिस ऑफिसर अरेस्ट कर रहा हो वो यूनिफॉर्म में होना चाहिए। यूनिफॉर्म पे उसकी नेम प्लेट होनी चाहिए जिससे उसकी पहचान हो पाए। पहली बात तो ये हो गई, यूनिफॉर्म में होना चाहिए, नेम प्लेट नाम पट्टिका धारण की होनी चाहिए जिससे उसकी पहचान हो पाए, पद नाम भी दिखाई पड़ना चाहिए। यूनिफॉर्म पहनी तो पद तो पता चल ही जाएगा, ठीक है, 2 स्टार है, सिंगल स्टार है, फीती है, 3 फीती है, या सिंपल कांस्टेबल है, ये सारी चीज़ें तो पता चली जाएगी। फिर कहता है कि अगर वो अरेस्ट करेगा तो क्या करेगा? मेमोरेंडम ऑफ अरेस्ट बनाएगा। अरेस्ट का एक मेमो बनाएगा, और अरेस्ट का जब मेमो बनाएगा तो उसमें जो व्यक्ति बताएगा जो अरेस्ट किया गया है उसके रिलेटिव वगैरह को सूचना दी गई। किसको सूचना दी गई? उसको, उसका नाम लिखेगा और इस पर सिग्नेचर होंगे। किसको? जिसको अरेस्ट किया गया है, ठीक है, जिसको अरेस्ट किया गया उसके सिग्नेचर होंगे कि मतलब अरेस्ट मेमोरेंडम में का मतलब है कि प्रॉपर अरेस्ट था, हमने आपके बताए अनुसार आपके जो रिलेटिव थे, फ्रेंड थे, ठीक है, उनको सूचना दी है, वो अरेस्ट सिग्नेचर करेगा। अब वो अलग बात है, पुलिस कई बार सिग्नेचर करा लेती है, वो कैसे करा लेती है वो तो आप जानते ही हैं, ठीक है, लेकिन वो ट्रायल में फिर चीज़ें सामने आती हैं पुलिस के भी, अगर कोई इन बातों को सामने लाने वाला कोई वकील है। 36 हो गया। 37 डेजिग्नेटेड पुलिस ऑफिसर। तो कहता है पहला 37 कहता है कि प्रत्येक राज्य जो है प्रत्येक जिले में एक कंट्रोल रूम स्टेब्लिश करेगी। क्या करेगी? कंट्रोल रूम स्टेब्लिश करेगी। दूसरे में लिखा है कि जो कंट्रोल रूम बनेगा, ठीक है, वो कंट्रोल रूम में एक असिस्टेंट सब इंस्पेक्टर, इससे नीचे की पंक्ति का नहीं, इस कम से कम इस पंक्ति का अधिकारी जो है बैठेगा। उसकी ड्यूटी होगी कि वो क्या करे, जिले में जितने अरेस्ट हुए हैं, ठीक है, नंबर ऑफ अरेस्ट, उनकी सूचना अंकित करेगा। मतलब वहाँ पर जो कंट्रोल रूम बनाया जाएगा, जो एसआई बैठेगा, डेजिग्नेटेड पुलिस ऑफिसर, जो ऑफिसर बनाया गया, वो नंबर ऑफ अरेस्ट जिले में कितने हुए, ठीक है, कब अरेस्ट किया गया, ये सारी जानकारी वो अंकित करेगा। और वो अब तो डिजिटल ज़माना है तो डिजिटल बोर्ड पे डिस्प्ले होता रहेगा। पहले जब डिजिटल बोर्ड नहीं था तो अपेक्षा की जाती थी कि एक बोर्ड बनाइए बड़ा सा और उस बोर्ड पे आप लिख दीजिए, ठीक है, ओके, आगे बढ़ते हैं। 38 बहुत इंपॉर्टेंट है, राइट ऑफ अरेस्टेड पर्सन to meet an advocate of his choice during interrogation। इंटरोगेशन जो होता है, क्या होता है, जब पुलिस अभिरक्षा में लेकर पूछताछ करती है। इंटरोगेशन किसी से जब पूछताछ करती है, इंटरोगेशन तो आपको पता ही होगा, तरह तरह से पूछताछ होती है,
ठीक है। थर्ड डिग्री, सेकंड डिग्री, ये सब प्रोहिबिटेड है, लेकिन चलता है। बहुत से लोगों को अपने अधिकार का पता नहीं होता, बहुत से लोग बहुत पुअर होते हैं जो किसी एडवोकेट को अफोर्ड नहीं कर सकते, तो उनसे फिर वो पुलिस अपने तरीके से पूछताछ करती है। उस अपने तरीके में बहुत सारे तरीके शामिल हैं। तो क्या कह रहा है सेक्शन 38 कहता है कि अरेस्टेड पर्सन, जिस व्यक्ति को गिरफ्तार किया गया है, उसको अधिकार है, उसका अधिकार है, वो डिमांड कर सकता है कि मैं फला एडवोकेट को चाहता हूँ, वो आए मुझसे मिलने, मुझे सलाह दे। तो एडवोकेट से मिलने का अधिकार है ड्यूरिंग इंटरोगेशन। लेकिन इंटरोगेशन का मतलब पूरे थ्रू आउट इंटरोगेशन नहीं है। मतलब 1 घंटे इंटरोगेशन चल रहा है, 2 घंटे इंटरोगेशन चल रहा है, तो वकील वहीं नहीं बैठा रहेगा। वकील आ सकता है, बता सकता है कि आपको इस तरह से जवाब देना है। इस तरह से जवाब देने का मतलब है कि आपको कोई सेल्फ इंक्रिमिनेटरी एविडेंस नहीं देना है, ठीक है, आप उसके लिए बाध्य नहीं हो। और वकील कोई ऐसी युक्ति नहीं बता सकता उसको कि मतलब आप इस तरह से लॉ को बिल्कुल वो कर दो, मोड़ दो, है ना, बेंट कर दो। वकील बताएगा उसके अधिकार कि आपसे क्या अपेक्षा है, कानून क्या अपेक्षा करता है, आप कौन कौन सी जानकारी देने को बाध्य हैं। वो वकील उसके बारे में उसको बता सकता है, उसको सलाह दे सकता है। तो जो अरेस्टेड पर्सन है उसका ये राइट है, ठीक है, अपनी पसंद के अधिवक्ता से मिलने का उसका अधिकार है। ठीक। 39 तो जो पहले बताए थे, डिस्कस हो रहा था, वहां पर क्या था, अरेस्ट ऑन refusal to give name and residence। अगर कोई व्यक्ति जिसने पुलिस अधिकारी के प्रेजेंस में, उपस्थिति में, पुलिस अधिकारी की उपस्थिति में कोई नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंस किया है, कोई नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंस किया है, और पुलिस ऑफिसर उसको रोक के पूछता है, उसका क्या पूछता है, नाम पूछता है, पता पूछता है, वो व्यक्ति नहीं बताता है, तो उसको पुलिस ऑफिसर को अरेस्ट करने का राइट हो गया। परंतु जैसे ही नाम पता चल जाएगा, पुलिस ऑफिसर उसको छोड़ देगा। अगर वो व्यक्ति तब भी नहीं बताता है, ठीक है, 24 घंटे में भी नहीं बताता है, तो फिर क्या कर सकता है, वो मजिस्ट्रेट के सामने पेश किया जाएगा। ये सेक्शन सिर्फ इतना कहता है 30। यानी असंज्ञेय अपराध में पुलिस को कब अरेस्ट करने की पावर है, जब व्यक्ति से वो नाम पूछता है। पुलिस, पहली बात, असंज्ञेय अपराध जो है पुलिस ऑफिसर की प्रेजेंस में होना चाहिए। पुलिस ऑफिसर इधर खड़ा, उसने देखा वो अपराध हो रहा है, असंज्ञेय अपराध है, मैं अरेस्ट नहीं कर सकता, नहीं कर सकता, चलो ठीक है, इधर आओ, चलो नाम बताओ, पता बताओ, लिखेगा वो। पर वो व्यक्ति नहीं बताता है, नहीं बताता तो पुलिस ऑफिसर को अरेस्ट करने का अधिकार मिल जाता है। पर जैसे ही उसने नाम और पता बता दिया, तो पुलिस ऑफिसर को कोई अधिकार नहीं है, फिर वो उसको होल्ड करके रखे, रोक कर रखे, ठीक है, उसे छोड़ना पड़ेगा। 40 बहुत इंपॉर्टेंट है, अरेस्ट बाय प्राइवेट पर्सन। प्राइवेट पर्सन जो पुलिस का अधिकारी नहीं है, वो भी अरेस्ट कर सकता है। कब कर सकता है, जब उसके सामने कैसा अपराध हो, नॉन बेलेबल अपराध। ध्यान रखिएगा, ऐसा नहीं किसी को बेलेबल अपराध हो पकड़ लो उसको, नॉन बेलेबल अपराध हो, ठीक है, या कॉग्निज और नॉन बेलेबल हो और कॉग्निजेबल हो, है ना, कॉग्निजेबल मतलब अपराध, कॉग्निजेबल अपराध किया हो, संज्ञेय अपराध किया हो, और वो अपराध नॉन बेलेबल हो, तो प्राइवेट पर्सन अरेस्ट कर सकता है। लेकिन उसको 6 घंटे के अंतर, 6 आवर्स के अंदर उससे अपेक्षा की जाती है कि वो पुलिस को सौंप दे उसको, ठीक है, और पुलिस वाला फिर उसको जैसा अपराध होगा, जैसा मामला होगा, उस हिसाब से डिसाइड करेगा। अगर ऐसा मामला होगा वारंट के बगैर गिरफ्तार किया जा सकता है, तो वारंट के बगैर गिरफ्तार किए जाने की 2 कैटेगरी हो गई, 7 साल से अधिक, तो पुलिस ऑफिसर उस हिसाब से निर्णय लेगा। लेकिन अगर कोई इसी व्यक्ति ने प्राइवेट पर्सन अरेस्ट किया है, वो अरेस्ट तभी कर सकता है जब नॉन बेलेबल हो, कॉग्निजेबल हो, लेकिन होल्ड करके अपने घर नहीं ले जाएगा, ठीक है। वो क्या करेगा, पुलिस को सौंपेगा, और सौंपेगा पुलिस को, कितने घंटे में सौंपेगा, 6 घंटे डिसाइड करा गया, तो हो सकता है 6 घंटे लग जाए समय, ठीक है। तो ये इतना ये है। तो सेक्शन 40 तक कंप्लीट हो गया है। इसके बाद हम अगली क्लास में करेंगे। मेरे ख्याल से ये 2 क्लास और लेनी पड़ेगी इस चैप्टर को कंप्लीट करने के लिए, क्योंकि 62 तक है, ठीक है। तो फिर आप लोगों से अनुरोध है कि आप चैनल को सब्सक्राइब करिए, और कमेंट में लिखिए अगर कोई सेक्शन आपको समझ में नहीं आया है, जिस पर आपको डिटेल चाहिए, ज़्यादा इन्फॉर्मेशन चाहिए, ठीक है, तो उसको मैं डिस्क्राइब करूँगा। आप सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, और कमेंट भी करिए, और हम तक जानकारी पहुंचाइए कि आपको पसंद आ रहा है
या आपको कुछ सेक्शंस को समझने में कोई दिक्कत हो रही है, तो बाकी जो कर सकते हैं वो करिए। तो धन्यवाद, नमस्कार।